नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट है जो कि जनरल स्टडीज़ और यहाँ पे जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है यहाँ पे। सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, जो कि सत्यमेव जयते है वो किस ग्रंथ से लिया गया है उसको बताना है आपको। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी गीता। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विच इज़ करेक्ट, मीन्स उपनिषद। अच्छा ठीक है, ये उपनिषद से लिया गया है, तो कौन से उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इससे ये जो है लिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है सत्यमेव जयते का? यानी कि सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सम्मिलित किया गया था? यहाँ पे आर्टिकल पूछा है, संविधान का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। सो पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सम्मिलित किया गया था? बताइए। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 246 या फिर अनुच्छेद 250? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, अनुच्छेद 243 जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? चलिए, माजुली जो किस राज्य में है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही होगा, इसमें से 3 गलत हो जाएंगे। तो बताइए, जो माजुली आप लोगों ने आई थिंक सुना होगा, माजुली किस राज्य में है? सो माजुली जो है आपका असम में है। ठीक है, माजुली आसाम में स्थित है। अब देखिए, कौन सी नदी जो है यहाँ पे एक डेल्टा बनता है माजुली, तो सब जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, तो कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे जो डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा नदी का कॉम्बिनेशन रहता है, उससे यहाँ पे डेल्टा भी बनता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन शासक ओके कविराज के नाम से जाना जाता है? कविराज कौन से ऐसे गुप्तकालीन शासक हैं जिनको कविराज कहा जाता है? सो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कविराज किसको कहते हैं? सो कविराज के नाम से किसको जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा भाई समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था भाई कविताओं और के मतलब कविताओं का इनका शौक था, काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रखी थी, इसकी वजह से इनको कविराज भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है। सो पहला भाग 3, भाग 4, भाग 4A या फिर भाग 5। तो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही भाई, तो किस में है? तो राइट आंसर सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्हिच इज भाग 4A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अच्छा, यहाँ पे पूछ लेता अगर ये क्या मतलब आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल हो जाएगा 51A। ठीक है, 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया संविधान में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथ्वी की छत, ठीक है, कहलाती है? तो पृथ्वी की छत के नाम से किसको जाना जाता है भाई? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी
ऑप्शन सी एंडीज या फिर ऑप्शन डी पामीर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा ये बताना है। सो पृथ्वी की छत यानी इसको पामीर नाट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सी उस पे है ये आपको बताना है। तो ये वाला जो है पामीर का जो पठार है इसको जो है पृथ्वी की छत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। सो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आई होप कि सबको आंसर पता होगा। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए व्हिच इज उत्तर प्रदेश। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो है, बट उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो ये है लखीमपुर खीरी। ठीक है, 1 सेकेंड, राइटिंग बहुत ख़राब बन रही है यहाँ पे। लखीमपुर खीरी। अच्छा, ये किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल से, नेपाल बॉर्डर पे एकदम लगा हुआ है लखीमपुर खीरी। और वहाँ पे कौन सा है? ये आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में चावल को धान्य कहा जाता है? ओके, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर आसाम। तो भारत के किस राज्य में चावल को धान्य कहा जाता है ये आपको बताना है। सो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ असम। तो असम में चावल को क्या कहते हैं भाई? धान्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ चुका है, नील नदी काफ़ी सुना होगा। नील नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से महाद्वीप में स्थित है नील नदी? एशिया में, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका में? ओके, सो नील नदी कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिण अमेरिका में? सो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओके, अच्छा ये किससे किससे बनता है? तो नील नदी जो बनती है मेरे भाई, ये कहाँ से निकलती है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नील नदी निकलती है कहाँ से? तो जो विक्टोरिया फॉल है, कौन सा? विक्टोरिया फॉल जो है यहाँ से निकलती है। और ये नील नदी अकेले ही नील नदी नहीं बनती है, ये 2 नदियों का संगम होता है। एक तो होती है ब्लू नाइल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और एक होती है वाइट नाइल। ठीक है, वाइट नाइल रिवर। ये 2 नदियों के संगम से क्या हो जाती है? ये बन जाती है टोटल नाइल। ओके, जिसको नील कहते हैं। सो ब्लू नील और वाइट नील से मिल करके कंप्लीट नील रिवर बनती है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। निकलती कहाँ से है? तो विक्टोरिया फॉल से निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या फिर धौलावीरा? ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? सबको पता होगा आई थिंक। जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था भाई? लोथल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सो किसे भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोरारजी देसाई? सो दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बात हो रही है भारतीय राजनीति का चाणक्य। सो आप गेस कर सकते हो राजनीति का चाणक्य किसको कहा जा सकता है? अंबेडकर जी को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह शनि का पुत्र कहलाता है? यानी किस ग्रह को शनि के पुत्र के नाम से जाना जाता है? मंगल, बृहस्पति, यूरेनस या फिर नेपच्यून? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका हो जाएगा यूरेनस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
यूरेनस को शनि का पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अच्छा, इसकी उत्पत्ति और संरचना जो है शनि से मिलती जुलती, इस वजह से कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर इसका जो है, ठीक है, शनि की तरह ही है, सो दैट इसको शनि का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए। शिक्षा, रोजगार, गरीबी उन्मूलन या फिर महिलाओं का उत्थान। सो अंत्योदय की बात हो रही है। अंत्योदय आपने सुना होगा ये नाम। अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंपल सा हो जाएगा भाई, गरीबी उन्मूलन। एक अंत्योदय कार्ड भी बनता है, राशन कार्ड आप जानते होंगे शायद। राशन कार्ड जो रहता है, अंत्योदय कार्ड रहता है, तो वो गरीब लोगों को दिया जाता है सो दैट वो कम पैसे में अनाज ले सकते हैं कोटेदार से। सो इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के बता देना है, गरीबी उन्मूलन। बाकी शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, महिलाओं का उत्थान नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर वाराणसी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, सो पाटलिपुत्र इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है भाई? ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। पाटलिपुत्र को भैया पटना, ठीक है, पटना यानी जो कि बिहार में स्थित है, यही वाला है पाटलिपुत्र, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, किस वर्ष हुआ था? तो स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष हुआ था भाई? परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो किस ईयर में किया गया था? 72 में, 1974 में, 1976 में या 1978 में? चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा जो है परमाणु परीक्षण था, ये किया गया था 1974 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आई होप कि इसका आंसर तो सभी को पता होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 16 मार्च या 8 मार्च? तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो रही है, तो ये हर बार या प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, तीस्ता नदी किस देश से होकर बहती है? नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से? सो तीस्ता रिवर जो है किस देश से होकर बहती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो है आपको आंसर देना है। सो पहली बात तो ये कि भारत से तो बहती ही है ये, ठीक है। अब भारत ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, सो सेकंड में जाएंगे तो भाई 2 देशों से बहती है ये। अब बगल वाला देश पकड़ लो एक, कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश और भारत में ये बहती है कौन सी? तीस्ता नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? सो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? आई होप कि इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। राजस्थान विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, राजस्थान में कहाँ पे लागू की गई थी भाई, ये भी बता दीजिए इस टाइम पे। तो सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959, ये याद रखना है आपको। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और कहाँ पे लागू किया था? ज़िले का नाम क्या था? तो इसका नाम था भाई नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट था। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है और यहाँ से लागू किया गया था पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी?
1944, 1945, 1946 and 1947. What will be the correct answer of this question? So correct answer of this question will be option B, which is 1945. ठीक है भाई। कब हुई थी एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? 24 अक्टूबर 1945। ओके, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था ये, इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न। सॉरी। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? सो मोहिनी अट्टम जो है मेरे भाई, ये किस राज्य से संबंधित है? सो मोहिनी अट्टम आई होप कि सबको पता होगा कि ये केरल का क्लासिकल जो है डांस है। सो केरल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, सैफुद्दीन किचलू या मोहम्मद अली जिन्ना? सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन थे? तो भाई 1887 में चले जाएंगे हम लोग, उस टाइम पे थे वो। कौन थे 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? वो बने थे आपके ऑप्शन बी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, सो MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, PC महालनोबिस या फिर राज कृष्णा? क्वेश्चन नंबर 22। सो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 23। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भाई कब हुई थी? आई होप कि सबको पता होगा, थोड़ा सा याद होगा। 2014 में हुई थी। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी? अब देखो, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर, ठीक है, 2014, जैसा कि आपको पता है। ये किस वजह से की गई थी? यहाँ पे क्या होता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनके बर्थडे पे चालू किया गया था। ओके, चलिए। किसने सर्वप्रथम भारत को सोने की चिड़िया कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन, वास्को डिगामा, मार्को पोलो या फिर फाहियान? ये तो सुना होगा भाई, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कहा किसने था भैया? ये भी आपको आज मालूम हो जाएगा। दैट वाज मार्को पोलो। ओके, मार्को पोलो ने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। सो बता दीजिए, 8 मार्च, 15, 5 जून या फिर 24 अक्टूबर? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, विच इज़ 8 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल वुमेंस डे। ओके, चलिए। यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे GS के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर पढ़ रहे हैं, जो कि जनरल इंग्लिश का है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। देखो, जैसे चीज़ें आपको धीरे धीरे ही समझ में आएंगी। कुछ लोगों की इंग्लिश से परहेज रहती है, उनको डर लगता है, थोड़ा सा फोबिया टाइप का रहता है, इंग्लिश देखिए और पीछे भागने लगे। वैसा करोगे तो हमेशा ज़िंदगी में पीछे ही जाओगे। चीज़ों से थोड़ा सा फाइट करना सीखो, लड़ना सीखो, तो तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ फिर आप एग्ज़ाम में जाते हो, नंबर वापस से कम आते हैं, फिर वही आके बाद में चीज़ें ख़राब होती हैं। इस वजह से चीज़ें थोड़ा समझो, छोड़ नहीं सकते हो आप ये चीज़ें, आपको लेके साथ में चलना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट।
ठीक है, एलोकेंट का क्या पूछा भैया, सिनोनिम पूछा है, साइलेंट, फ्लुएंट, हेजिटेंट या फिर बोल्ड। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा है एलोकेंट का। तो एलोकेंट का मतलब क्या होता है भाई, पहली बात तो ये कि एलोकेंट का मतलब क्या होता है। तो एलोकेंट मतलब होता है कि एक्सप्रेसिव। ठीक है, क्या होता है, एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है ये भी तुमको नहीं समझ में आएगा जैसे, तो एक्सप्रेसिव का मतलब भी मैं बता देता हूँ, एकदम आराम से समझिए। फ्लुएंट, क्या होता है भाई, फ्लुएंट। तो देखिए फ्लुएंट दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन बी, विच इज़ फ्लुएंट। इट मीन्स इलोकेंट का मतलब होता है फ्लुएंट। ठीक है, जैसे फ्लुएंट इन स्पीकिंग। ठीक, आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ। तो एक्सप्रेसिव, ठीक है, ये हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, fill in the blank. He went to the market dash bought some vegetables. Okay, he went to the market dash bought some vegetables. यहाँ पे क्या होगा, इसको सेंटेंस को आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या आएगा वो भरना है, बट, एंड, बिकॉज, आल्दो। ठीक है, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स विल बी द करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा भैया, एंड, वो मार्केट जाता है और कुछ वेजिटेबल्स खरीदता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे एंटोनिम फाइंड करना है आपको। एंटोनिम ऑफ बेनोवलेंट। ठीक है, 1 सेकेंड, एंटोनिम ऑफ बेनोवलेंट। ठीक है, चलिए, काफ़ी अच्छा है शब्द, जेनरस, क्रूल, काइंड, जेंटल। ठीक है, बताइए। अब एक चीज़ यदि आप थोड़ा सा गेस कर सकें, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, थोड़ा सा ये एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते थे आप, ईजिली। ठीक है, देखो यहाँ पे जेंटल का मतलब होता है उदार। ठीक है, काइंड का भी मतलब सेम हो जाएगा। इन द सेम वे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जेनरस, इट आल्सो मीन्स सेम। इट मीन्स ये जो तीन हैं भैया, इनका सबका मतलब क्या होता है, उदार या दयालु। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। सो जेंटल का मतलब हो गया उदार, काइंड का मतलब हो गया है दयालु, और जेनरस मतलब भी होता है उदार, उदार या दयालु या पोलाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। सो बचा ये क्रूल। ठीक है, ऑप्शन बी, इट मीन्स क्रूल इज करेक्ट। एंटोनिम पूछा है, तो बेनोवलेंट का भी मतलब क्या होता है ये। ठीक है, ये याद रखना है। तो जस्ट अपोजिट पूछा था तो क्रूल हो जाएगा। ठीक है, बेनोवलेंट मीन्स काइंड बोल सकते हैं आप। ओके, जेनरस बोल सकते हैं, काइंड, जेंटल, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरर। यहाँ पे एरर आपको फाइंड करना है। सी डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली। ओके, ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है डोंट, सी ऑप्शन है गो टू स्कूल, डी रेगुलरली। सो यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है भाई। एरर इसमें कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 29। सो बताइए, सी डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली, इसमें क्या होगा, इसमें वर्ब का जो है फॉर्म वाली प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे आप सही से देखिए इसको, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लगना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट देखो क्या है, देखो यहाँ पे जो है सिंगुलर में दिया हुआ है सी। ओके, ये दिख रहा है आपको, तो सी के साथ में क्या होगा भैया, डोंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, सिंगुलर में है तो डोंट नहीं होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, डजंट। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, डजंट। डोंट नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, डजंट। तो एरर आपको मिल चुका है, जो कि ऑप्शन बी है,
विच इज़ डोंट। डोंट नहीं लगेगा सी के साथ में, आपको मालूम है। सी के साथ में लग जाएगा डज। ठीक है, तो डज नॉट आ जाएगा, डू नॉट नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट ऑप्शन के साथ में चेंज करने का है। ही इज फॉन्ड टू रीडिंग बुक्स। ओके, ऑप्शन ए फॉन्ड ऑफ, ऑप्शन बी फॉन्ड इन, ऑप्शन सी फॉन्ड एट, ऑप्शन डी फॉन्ड विद। ओके, एक चीज़ आपने शायद पढ़ी हो या कभी सुना हो, करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। क्या होता है, देखो, जैसे ही इज़ फॉन्ड टू नहीं होता है, क्या होता है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ। क्या होता है, फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है, शौकीन। ठीक है, शौकीन, यानी ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ने का शौकीन है, या समझ लो उसको मज़ा आती है उस चीज़ में, शौकीन बोला जाता है। फॉन्ड ऑफ होता है, ना कि फॉन्ड टू। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, चलिए। व्हाट अ ब्यूटिफुल व्यू, प्लीज कम हियर, आई एम गोइंग टू द पार्क, आर यू कमिंग टू द मीटिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। चलिए, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिक्लेयर करता है, यानी कि सिंपल सा मतलब इसका समझ लीजिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है स्टेट फैक्ट्स और ओपिनियंस। ठीक है, स्टेट हो गया, कोई स्टेट फैक्ट्स हो गया, या फिर ओपिनियंस हो गई। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आई एम गोइंग टू द पार्क, उसने मतलब घोषणा कर दी है भैया कि मैं पार्क जा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, तो ये कैसा हो गया, एक्सक्लामेटरी वाला, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसका, ये देखो एक्सक्लेम वाला ये लगा है ना, इसको एक चीज़, 1 सेकेंड। ठीक है, देखो ये वाला एक्सक्लामेटरी हो गया। प्लीज़ कम हियर, ये आग्रह कर रहा है, यहाँ पे प्लीज़ आ गया है। ठीक है, आर यू कमिंग टू द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग में आ रहे हो, ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेशन वाला। ठीक है, इंट्रोगेशन है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये पूछ रहा है, प्रश्नवाचक वाला जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आई एम गोइंग टू द पार्क, ये क्या बोल रहा है, ये डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसने सीधा सीधा बोला, डिक्लेयर किया कि भाई मैं पार्क जाता हूँ, इसने बोल दिया, बोल के निकल लिया पहली फुर्सत में। ठीक है, ऐसा। सो ये याद रखना है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन। करेक्ट द सेंटेंस सी डज नॉट नोज द आंसर। अब इसको सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए। सो ऑप्शन इज सी डोंट नोज द आंसर। ओके, ऑप्शन बी सी डजंट नो द आंसर, सी डजंट न्यू द आंसर, सी डिडंट नोज द आंसर। ओके, इसको यहाँ पे करेक्ट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर में है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर लगा हुआ है, एकदम सही है। तो पहली बात एलिमिनेट करो, यहाँ पे जहाँ पे डिड है वो हटेगा, यहाँ पे ये डू नॉट ये भी हट जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सी है सिंगुलर, इसके साथ में लगेगा डज, डू लगेगा नहीं, तो ये वाला, ये देखो यहाँ पे डू लगा हुआ है, ये डू लगा हुआ है, ये हट जाएगा। यहाँ पे डिड लगा हुआ है, ये हट जाएगा, बच्चे ये दो। ठीक है, सी डजेंट नो द आंसर, सी डज नॉट न्यू द आंसर, न्यू होगा नहीं यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे नोज है, सी डजेंट नो द आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी विच इज़ करेक्ट, सी डजेंट नो द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, क्यों, क्योंकि वर्ब
शुड रिमेन इन बेस फॉर्म। ठीक है, वर्ड जो है वैसे का वैसा ही, वर्ब जो है वैसा ही रहने वाला है इसमें। ओके, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक। ही इज टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, ही इज टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे देखो सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं। पहली बात, सुपरलेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव फॉर्म यानी ऐसे जो इसका फॉर्म होता है भाई, वो आपको पता है क्या होता है। जैसे टाल होता है तो ये सुपरलेटिव फॉर्म लिखा हुआ टालेस्ट। तो जब कभी भी सुपरलेटिव फॉर्म्स आते हैं तो वहाँ पे आंख बंद करके इसको रख देना है। यानी ही इज़ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। ए नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, नन वाली तो बात ही नहीं, द आ जाएगा। सुपरलेटिव फॉर्म है, उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फाइंड आउट करना है। द सन डैश इन द ईस्ट। आई होप कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, एंड आई होप कि ये आंसर सबको आता होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। राइज बी, राइजेज सी, रोज डी, राइजिंग। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पहली बात ये आपको याद रखना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो द सन राइजेज, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ग्रामेटिकली एरर वाला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए देखते हैं। पहला एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन या फिर एकोमोडेशन। तो भाई ये तो देख रहे हो, ये यहाँ तो चीथड़े उड़ा दिए इसके मीनिंग के, डबल डी कर दिया है। कतई नहीं हो सकता ये। ठीक है, आपने अगर ध्यान से देखा हो एकोमोडेशन में तो डबल सी और डबल एम होता है। ओके, तो डबल सी यहाँ नहीं है, डबल सी यहाँ है, बट यहाँ एम नहीं है, हट जाएगा। तो ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, दिस इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये होता है एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ब्यूटीफुल, वेरी, दिस, व्यू, इज। ओके, इसको रीअरेंज करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। सो कैसे करोगे? दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इज दिस व्यू इज़ ब्यूटीफुल, दिस व्यू वेरी, दिस इज़ वेरी व्यू ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो इजीली सब लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडम ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस मीन्स का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन, टू सैटर समथिंग, टू क्रिएट ए प्रॉब्लम, टू सॉल्व ए मास्टरी। ठीक है, टू सॉल्व ए मिस्ट्री। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एडम पूछा है, ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि चुप्पी तोड़ना। ठीक है, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। तो एक प्रकार से टू इनिशिएट ए कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है भाई? स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग। ठीक है, यानी कि एक
चर्चा चालू करना, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। सी इज फॉन्ड म्यूजिक, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, कहीं भी ये फॉन्ड दिया रहेगा ना, कभी भी लिखा रहेगा ज़िंदगी में, तो इसके आगे ऑफ लगा देना है, ठीक है, और क्वेश्चन को छोड़ देना है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है मैंने बताया था ऊपर, शौकीन होता है, ठीक है, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं यहाँ पे, थोड़ा सा शौकीन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो फॉन्ड ऑफ के साथ में भाई क्या लग जाएगा, फॉन्ड के साथ में ऑफ लगता है हमेशा, ये आपको याद रखना है। बाकी ना इन लगेगा ना ही ऑन, ना ही विद। सो यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉन्ड के साथ में ऑफ लगता है। सी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक की शौकीन है, ठीक है, या उसको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का सिनोनिम बताना है आपको, चलिए बताइए। बिलीवेबल, अमेजिंग, कॉमन, डाउटफुल। तो इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है। सो जस्ट लाइक अमेजिंग, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अमेजिंग विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। सो द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम, या फिर बाई टाइम। जैसा आप लोग स्टेशन पे जाते हैं, रेल स्टेशन पे, द ट्रेन इज अराइव्ड ऑन टाइम, ओके, सॉरी, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन टाइम। क्यों, बिकॉज इज यूज व्हेन समथिंग हैपन्स एज शेड्यूल। ऑन कब यूज होता है, जब समथिंग, कुछ चीज़ें शेड्यूल पे होती हैं तो उनको ऑन टाइम बोला जाता है, ठीक है, ऑन, ये अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है, ठीक है, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड ही डैश टू हैव कंप्लीटेड द टास्क। ओके, सो सीम्स, सीम, सीम्ड या सीमिंग। सो ही के साथ में क्या यहाँ पे पुट आउट करेंगे, सो दैट कंप्लीट टास्क अपना करेक्ट फॉर्म बन जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ही सीम्स टू हैव कंप्लीटेड द टास्क। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज। तो ऑप्टिमिस्टिक का क्या हो जाएगा आपका, होपफुल, पैसिमिस्टिक, चीयरफुल, या फिर कॉन्फिडेंट। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका एंटोनिम पूछा है, ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम। सो ऑप्टिमिस्टिक का होता है, एंटोनिम हो जाएगा भाई, होपफुल नहीं होने वाला है यहाँ पे, चीयरफुल नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पैसिमिस्टिक। ओके, ऑप्टिमिस्टिक का पैसिमिस्टिक, सिंपल, आशावादी, निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, सी डैश हर होमवर्क ऑलरेडी, ठीक है, तो फिनिश्ड हो जाएगा, हैज़ फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड, या फिर इज फिनिश्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी के साथ में क्या हैव लगा दोगे तुम, हैव लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। ओके, हैव नहीं लगेगा, इज फिनिश्ड नहीं होगा, तो सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क ऑलरेडी। सी हैज़ फिनिश्ड होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रिसिस, ठीक है, क्राइसिस जो होता है, ठीक है, क्राइसिस। तो क्राइसिस का प्लूरल जो होता है क्या हो जाता है भाई, बताइए। तो क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिसेस, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, ये तीनों
गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिनोनिम पूछा है। लुमिनस का जो क्या होता है सिनोनिम, भाई लुमिनस का एक बैटरी भी आती है लुमिनस की, उसका सचिन तेंदुलकर जी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपने देखा होगा आई होप। सो लुमिनस का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये। सो लुमिनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइट, ठीक है, या इसको साफ शब्दों में बोला जाए चमकीला, ठीक है, या चमकदार, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मीनिंग हिंदी में। इसका सिनोनिम पूछा है तो अब तो आप बता ले जाओगे। ऑप्शन ए विच इज़ ब्राइट, ठीक है, डार्क नहीं होगा, फेंट नहीं होगा, ओपैक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ओपैक का मतलब क्या होता है भाई, ओपैक का मतलब क्या होता है इसको आपको कमेंट में बताना है। इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ रिजिड। रिजिड का एंटोनिम पूछ लिया है, फ्लेक्सिबल, स्टिफ, हार्ड, ब्राइटल। तो रिजिड का एंटोनिम बताना है, ये पहली बात याद रख लो। रिजिड का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है दृढ़, ठीक है, दृढ़ होता है या कठोर, ठीक है। सो इसका एंटोनिम पूछा है, ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, रिजिड का एंटोनिम हो जाएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक अगेन आ चुका है। ही फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर वी अराइव्ड, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर वी अराइव्ड, ही फिनिशेज हिज वर्क बिफोर वी अराइव्ड, ही इज़ फिनिशिंग हिज वर्क बिफोर वी अराइव्ड। क्या होगा यहाँ पे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहली बात तो ये कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके। तो यहाँ पे एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। सो क्या होगा, हैड फिनिश्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैड फिनिश्ड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अगला प्रश्न, करेक्ट द सेंटेंसेस सी इज़ वेरी बेटर टुडे। सो इस पर करेक्ट करना है, आपको बताना है क्या होगा। सी इज़ मच बेटर टुडे, सी इज़ मोर बेटर टुडे, सी इज़ बेटर टुडे वेरी, सी इज़ वेरी गुड टुडे, इसमें आपको बताना है। देखो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री दिख रही है, कहीं पे कॉम्परेटिव डिग्री दिख रही है आपको, ये बेटर। सो कॉम्परेटिव डिग्री जब आपको दिख गई है यहाँ पे, सो क्या करना है यहाँ पे, ऑलवेज जब कंपैरेटिव डिग्री दिख जाती है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मच बेटर। क्या होता है, मच बेटर होता है। कंपैरेटिव डिग्री दिख गई आपको, इसके पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या यूज़ करते हैं, मच। सी इज़ मच बेटर टुडे, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, replace the underlined word, this is the more difficult problem, this is the more difficult problem। again option A most difficult, option B very difficult, option C much difficult, option D no change। what will be the correct answer of this question? तो यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म दिख रहा है, सुपरलेटिव फॉर्म यहाँ पे रिक्वायर होगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज़ मोस्ट, इट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, इट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ओके। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 50, द आइटम स्पिल द बीन्स मीन्स टू हाइड अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, टू वेस्ट समथिंग, या फिर टू कुक समथिंग। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज? सो स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है,
टू रिवील अ सीक्रेट। ओके, ऑप्शन बी, टू रिवील अ सीक्रेट मीन्स स्पिल द बीन्स, यानी कि कोई भेद खोलना। ठीक है, स्पिल द बीन्स मतलब कोई भेद खोलना या फिर डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं भेद खोलना। ओके, सो आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। कुछ चीज़ें आपने सीखी होंगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से मालूम रही होंगी। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने कुछ इसमें मैंने कंट्रीब्यूशन किया है आपके नॉलेज में, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेना। चीज़ें जो करनी होती हैं आपको मालूम है। बाकी हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक और नए मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।